अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट 2 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। बात करें अगर पार्ट नंबर 5 की, तो इस क्वेश्चन को भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हमने सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 5 आपके सामने है 3x माइनस 8 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 5। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन भी दी हुई है कि x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2 और -5। ऐसा क्यों है, उसकी रीजन जरा समझते हैं। अगर मैं x की जगह पे 2 पुट करता हूँ, जैसे यहाँ पे x है तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0 होगा। और हम किसी भी चीज को अगर 0 से डिवाइड करें तो वो पॉसिबल नहीं है। ये क्या है, ये अनडिफाइंड है। हमने बहुत दफा मैथ में ये चीज पढ़ी हुई है। इसका मतलब है कि x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन क्या नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती। सेम इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे -5 पुट करता हूँ तो -5 प्लस 5 अगेन 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब है ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी वजह से आपको क्वेश्चन में ही उसकी कंडीशंस भी दी हुई हैं कि x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए। चलिए इसके सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके पास अगर गौर से देखें तो एक इक्वेशन है जिसमें दो फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं। एक लिखा हुआ है 3x माइनस 8 ओवर x माइनस 2 और दूसरी फ्रैक्शन है 5x माइनस 2 ओवर x प्लस 5। और हमें पता है कि हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब इस तरह से हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3x माइनस 8 ये मल्टीप्लाई होगा इस x प्लस 5 से। इसी तरह से 5x माइनस 2 ये मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 से। तो चलें मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3x को हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 से। इसी तरह से -8 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 से। सेम अगर राइट साइड पे आए तो 5x को हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 से। इसी तरह से -2 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 से। तो 3x को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर आ गया। 3x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 15x। इसी तरह से -8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x आएगा और प्लस माइनस माइनस 8 5 जार 40 होता है। इज इक्वल्स टू 5x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x स्क्वायर आएगा। 5x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -10x। इसी तरह से -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x आएगा और -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, अब जो एक जैसी टर्म्स हैं उनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 3x स्क्वायर एज इट इज रहेगा। 15x में से 8x माइनस करेंगे तो ये क्या बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा 7x और -40 एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह से 5x स्क्वायर वैसे ही लिख देंगे और -10x और -2x लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा -12x प्लस 4। अब एक काम करते हैं कि सारी टर्म्स को उठा के एक साइड पे ले जाते हैं। मैं इस साइड से सारी टर्म्स को उठाता हूँ और दूसरी साइड पे ले जाता हूँ। राइट साइड पे ऑलरेडी क्या क्या हमारे पास है, 5x स्क्वायर -12x प्लस 4 हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये प्लस 3x स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा, -3x स्क्वायर प्लस 7x इधर आके क्या बनेगा, -7x और -40 इधर आके क्या बनेगा, +40 बन जाएगा। तो 0 हमारे पास आ जाएगा 5x का स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। हम x स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। इसी तरह से x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें, -12x और -7x आ जाएगा और x के बगैर वाली टर्म्स को भी कंबाइन कर लें विच इज +4 और +40। ठीक है, सो 0 हमारे पास आएगा। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से माइनस माइनस प्लस और 12 में 7 को ऐड करें तो आपके पास आता है 19x और साइन कौन सा आएगा, माइनस का। प्लस 4 प्लस 40 कितना होता है, 44 है। ठीक है, तो अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 44। ये किसके इक्वल हो गया, 0 के। अब अगर थोड़ा सा गौर करें तो हमने अभी तक फैक्टराइजेशन स्टार्ट भी नहीं की। हमने जस्ट अभी क्या किया है, हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और यही हमारा स्टेप नंबर 1 होता है। ठीक है, अब जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, हमने कुछ रूल्स पढ़े थे कि सबसे पहला काम क्या होगा फैक्टराइजेशन मेथड में कि आप फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। यानी 2x स्क्वायर को हम 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 88x स्क्वायर। ठीक है, फिर हमारा डिसाइड हुआ था कि हम इसमें जो x स्क्वायर वाली टर्म है उसको भूल जाएंगे और रिमेनिंग आपके पास जो नंबर रह जाएगा, जैसे यहाँ पे देखें तो 88 है, हम जस्ट यहाँ पे 88 लिखेंगे और इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो 44 आएगा, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 22 आएगा, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा और 11 को 11 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो इसका मतलब है हमारे पास टोटल इसके 4 फैक्टर्स बन गए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11।
लेकिन अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें उस चीज को, तो हमने तो फैक्टराइजेशन मेथड में ये पढ़ा था कि आपकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज आ जाती है, और जस्ट हम मिड टर्म को ब्रेक करते हैं और उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो मिड टर्म हमारे पास है -19। इसका मतलब है अगर हमने इसको ब्रेक करना है और टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो फिर हमें इन फैक्टर्स के कुछ ऐसे पॉसिबल पेयर्स बनाने पड़ेंगे कि जो दो दो टर्म्स के ऊपर कंसिस्ट करें। जैसे मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 आ जाएगा, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करूं तो 22 आ जाएगा। ये एक पॉसिबल पेयर इसका बन गया। ठीक है, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 4 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 11, ये एक और इसका पार्ट बन गया। और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है कि 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 22, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 44, और 44 मल्टीप्लाई बाय 2, ये भी एक हमारे पास पॉसिबल इसका पेयर बन सकता है। तो हमारे पास टोटल इसके 3 पॉसिबल पेयर्स बन गए हैं। हम देखते हैं कि हमारे काम का कौन सा है। हम कौन सा पेयर चूज करेंगे जिसकी टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास मिड टर्म दोबारा से वापस आ जाए। हमारे केस में मिड टर्म क्या है, -19x है। ठीक है, तो जरा करके देखते हैं। अगर मैं पेयर नंबर 3 की बात करता हूँ विच इज 44 और 2, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ 44 में 2 ऐड करूँ तो 46 आएगा, अगर 44 में से 2 माइनस करें तो 42 आएगा। इसका मतलब है कि हमारे जो मिड टर्म है वो ना तो 46 है और ना 42 है। दैट मीन्स कि मैं इस पेयर को कंसीडर नहीं करूंगा, तो ये तो जस्ट आउट ऑफ द क्वेश्चन चला गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड पेयर की अगर बात करें तो इसमें 11 और 8 इनको ऐड करें तो 19 आता है। इसी तरह से 11 में से 8 को माइनस करें तो 3 आता है। हम अगर अपनी मिड टर्म को देखें तो वो 19 ही है। इसका मतलब है बिल्कुल बेहतर हो गया, हम जस्ट इस वाले सेकंड पेयर को यूज करेंगे। ठीक है, तो सेकंड पेयर को कैसे यूज करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 8x और 11x। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम इसमें साइंस भी तो लगाने हैं ना, हमने कोई प्लस का या माइनस का साइन लगेगा। उसके रूल्स हमारे क्या डिसाइड हुए थे कि हम देखेंगे हमारी मिड टर्म का साइन क्या है। जैसे यहाँ पे देखें तो वो माइनस है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा देंगे। जो दूसरा नंबर होगा, जैसे यहाँ पे 8x है, इसके साथ कौन सा साइन लगेगा ये हम खुद से सोचेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं प्लस लगाता हूँ तो प्लस माइनस माइनस, 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन हमें तो 3 नहीं चाहिए, हमें तो 19 चाहिए। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे प्लस नहीं लगाएंगे बल्कि माइनस लगाएंगे। उससे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 11 में 8 को ऐड करेंगे तो 19x दोबारा से आ जाएगा। ठीक है, सो हमने साइंस को भी यहाँ पे लगा दिया। नेक्स्ट इसका रूल क्या था कि हम फर्स्ट टू टर्म्स में से देखेंगे कुछ कॉमन आ रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे 2x कॉमन आ रहा है, तो अंदर हमारे पास रह जाएगा x माइनस 2 4 जार 8। फिर यहाँ से देखें अगर इन दो टर्म्स में से, तो इसमें से भी हमारे पास -11 कॉमन आ रहा है, तो -11 अगर कॉमन लेते हैं तो अंदर रह जाएगा x माइनस 11 4 जार 44 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगेन ये आपके पास एक टर्म बन गई और एक टर्म आपके पास ये बन गई। इन दोनों टर्म्स में से देखें तो हमारे पास x माइनस 4 जो है वो कॉमन आ सकता है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। x माइनस 4 को अगर हम कॉमन ले लें तो बाकी क्या बचेगा, एक आपके पास ये 2x बच जाएगा तो इसको लिख देते हैं, और दूसरा आपके पास ये -11 बचेगा तो हम इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं इज इक्वल्स टू 0। अब दो फैक्टर्स हैं, एक x माइनस 4 है और दूसरा 2x माइनस 11 है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मल्टीप्लाई होने के बाद हमें आंसर क्या मिल रहा है, 0। ये कब पॉसिबल है, ये एक ही कंडीशन में पॉसिबल है कि या तो x माइनस 4 को 0 होना चाहिए या फिर 2x माइनस 11 को 0 होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक टर्म अगर 0 होगी तभी वो दूसरे से मल्टीप्लाई होके आंसर हमें 0 देगी। तो चलें यहाँ से x की वैल्यूज फाइंड करते हैं। x हमारे पास आ जाएगा -4, उधर जाके +4 हो जाएगा, तो x की एक वैल्यू आ गई +4। अगर हम इसको देखें तो 2x एज इट इज आ जाएगा, -11 उधर जाके +11 हो जाएगा, और x की वैल्यू हमारे पास आएगी 11/2, क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो क्या बनेगा, वो बनेगा 4,11/2। होपफुली आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स में इसको क्लियर कर सकते हैं। मूव करते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे विच इज़ पार्ट नंबर 6, और देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। करना हमने इसमें भी वही काम है कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है, या जिसको आप मिड टर्म ब्रेकिंग बोलते हैं उससे हम इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यूज फाइंड करेंगे। चलें लिखते हैं उसको। सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है 1/x-1 -1/x + 3, और ये किसके इक्वल है, 1/2
35 के। अब यहाँ पर भी आपको दो कंडीशंस दी हुई हैं कि x की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती और -3 भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? वही सेम लॉजिक, अगर 1 होगी तो 1 - 1 0 हो जाएगा और किसी भी चीज़ को हम 0 से डिवाइड करें तो वो अनडिफाइंड है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे x के यहाँ पे -3 पुट करता हूँ तो -3 + 3 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 से तो हम किसी चीज़ को डिवाइड ही नहीं कर सकते, इसलिए कंडीशन दी गई है कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन 1 और -3 नहीं हो सकती। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे आपके पास फ्रैक्शन में चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में x-1 है, इधर x+3 है, इधर 35 है। तो इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले इन डिनोमिनेटर्स को किसी तरह से ख़त्म करना पड़ेगा। उसका रूल क्या होता है, हम उसको कैसे करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड्स को बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जिस चीज़ को हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 35 है तो मैं 35 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, x-1 है और x+3 है तो मैं दोनों साइड्स को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, मतलब इसका क्या है कि मैं 35 इंटू x-1 x+3 इसको मल्टीप्लाई करूंगा इस 1/x-1 से। तो चलें कर देते हैं 1/x-1 सेम माइनस 35 x-1 इंटू x+3 इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? इस 1/x+3 से। तो चलें उसको भी लिख देते हैं। सेम इक्वल की दूसरी साइड पे आए तो इसमें भी हम 35 x-1 x+3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/35 से। ठीक है, इससे हमारा फायदा क्या होगा, अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो ये x-1 इस x-1 से कैंसिल हो जाएगा, ये x+3 इस x+3 से कैंसिल हो जाएगा, सेम यहाँ पे 35 जो है वो इस 35 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा? 35 इंटू x+3 और यहाँ पे 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 35 x-1 इज इक्वल्स टू x-1 इंटू x+3। ठीक है, हमने जस्ट इसको अब सिंप्लीफाई करना है और इंशाल्लाह हमारा आंसर आ जाएगा। 35 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35x आएगा, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 105 आएगा, माइनस 35 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 35x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा, इक्वल्स टू x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर आता है, इस x को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3x आ जाएगा, -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x आएगा और -1 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। अब अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो +35x और -35x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बाकी क्या बचेगा? 105 + 35। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास आएगा 140 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर और प्लस माइनस माइनस 3x में से 1x माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा, -3। अब हम क्या करेंगे, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब मुझे एक साइड पे 0 चाहिए तो मैं प्लस 140 को यहाँ से उठा के दूसरी साइड पे ले जाऊंगा तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x -3 ऑलरेडी यहाँ पे है तो प्लस 140 इधर आके क्या हो जाएगा? -140। तो 0 इक्वल होगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x और -140 -3 ये कितना बन जाएगा? -143। थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x -143 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया क्योंकि हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सो इसका मतलब है कि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिख लिया, अब हम इसकी फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व भी करेंगे। कैसे करते होते हैं, चलें उसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो बनी है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x -143 इज इक्वल्स टू 0। क्या रूल्स हमने पढ़े थे, दोबारा से क्विकली उसको देखते हैं। जो फर्स्ट टर्म है यानी एक्स स्क्वेयर वाली है उसको हम लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -143 एक्स स्क्वेयर। फिर हमने दूसरा रूल क्या पढ़ा था कि इसमें जो नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन जो भी आएगा उसको हम इग्नोर करेंगे और एक्स स्क्वेयर को भी इग्नोर करेंगे। रिमेनिंग आपके पास क्या बचा? 143 बचा है। ठीक है, इसका मतलब है मैं इस 143 की फैक्टराइजेशन करूंगा। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए बोल रहे हैं कि हम इसको प्राइम नंबर से चेक करते हैं। 2 से, 3 से, 5, 7, 11, 13 हम इन नंबर्स पे इसको डिवाइड करने की ट्राई करेंगे। डेफिनेटली ये 2 के टेबल में नहीं आएगा। अगर 3 की बात करें तो 3 के टेबल में भी 143 नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आएगा और 7 के टेबल में भी नहीं आता। देन हम 11 पे ट्राई करते हैं। 11 1s आर 11, रिमेनिंग 3 यहाँ पे कैरी चला जाएगा और 11 3s आर 33 और 13 1s आर 13। ठीक है, तो हमारे पास जो पेयर बना वो बना 11 इंटू
13 वाला। तो इसका मतलब है हम इस पेयर को यहाँ पे यूज करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये एज इट इज आ जाएगी, और जो रिमेनिंग आपके पास मिड टर्म बचेगी उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी 11x में, चूंकि हमारे पास यही पेयर आया ना 11 और 13 वाला, और 13x लिख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इसमें हमने क्या सीखा था कि आपके पास जो मिड टर्म का साइन है हम अपने ग्रेटर नंबर के साथ वही साइन एज इट इज लगा देंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें तो ये प्लस का साइन है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस लगा देंगे। इसी तरह से जो यहाँ पर साइन आएगा 11x के साथ वो हम खुद से डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखें तो अगर मैं यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ तो 13 और 11 को ऐड करना पड़ेगा। तो 13 और 11 को ऐड करेंगे तो वो 24 आएगा, लेकिन हमें तो 24 नहीं चाहिए, हमें तो वो चाहिए जो मिड टर्म में लिखा हुआ है विच इज़ 2। तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पे प्लस नहीं लिखना चाहिए, फिर क्या लिखना चाहिए, माइनस लिखना चाहिए। चले माइनस से ट्राई करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 13 में से 11 को माइनस करेंगे तो आपके पास 2 आंसर आएगा विच इज अवर मिड टर्म। तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे माइनस ही लिखना है। नेक्स्ट क्या था कि आप पहली दो टर्म्स में देखोगे क्या कॉमन आ रहा है और लास्ट टू टर्म्स में देखोगे क्या कॉमन आ रहा है। तो अगर फर्स्ट टू टर्म्स की बात करें तो उसमें से x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 11 आ जाएगा। इसी तरह से लास्ट टू टर्म्स में देखें तो 13 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 11 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं इस टर्म की और इस टर्म की बात करूं तो इन दोनों में मुझे नजर आ रहा है कि x माइनस 11 जो है वो कॉमन है। तो इसका मतलब है मैं यहाँ से लिख सकता हूँ x माइनस 11 इनटू रिमेनिंग क्या बचेगा, एक ये x रह गया और दूसरा ये प्लस 13 रह गया, तो ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। सो अब दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका आंसर 0 आ रहा है। कब पॉसिबल है, जब या तो x माइनस 11 0 हो या x प्लस 13 जो है वो 0 हो। तो इसका मतलब है x हमारे पास आ जाएगा 11 और यहाँ से x हमारे पास आ जाएगा माइनस 13। तो हमने इसका सोल्यूशन सेट लिख लिया विच इज 11 कॉमा माइनस 13। ठीक है, और यही आपका आंसर है।